हेलो दोस्तों, भगवती सेवियर्स जीके प्लेटफॉर्म में मैं नारायण मिश्री आप सबका स्वागत करता हूं। अभी 2-3 दिन से अपनी क्लास नहीं हुई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। और हमारी जो लास्ट की क्लास थी उसमें हमने 1857 की क्रांति की सीरीज को पूरा किया था। तो आज जो है अब हम चालू करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर जो है हमारी ये सीरीज आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। और ये सीरीज में हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। और उसके बाद में आपको एक फील होगा कि आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हर पहलू से, हर सेगमेंट से आपके क्वेश्चन जो है यानी कि ठीक होने चालू हो जाएंगे और आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से लेकर एडवांस अंडरस्टैंडिंग जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लेकर बनेगी। और एग्जामिनेशन में शायद ही कोई ऐसा जो है क्वेश्चन होगा जो अपनी सीरीज से बाहर होगा, ऐसा मैं यानी कि मान के चल रहा हूं। बस आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ रहना है, हमेशा की तरह रहना है, ठीक है। 2-3 दिन जो है कुछ कमिटमेंट मेरे थे वो मैंने पूरे किए। उसके बाद में आज से मैं आपको एश्योर करता हूं कि अब शायद मेरा ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है कि आपकी क्लास को मुझे स्किप करना पड़े, इस तरह का कोई कमिटमेंट नहीं है। हालांकि जीवन जब तक अपने जीते हैं आखिरी सांस तक अपना कोई ना कोई कमिटमेंट किसी न किसी चीज़ को लेकर रहता ही है, तो वो एक अलग बात है। कभी एक आधे दिन की मैं नहीं कह सकता हूँ, बाकी 365 डेज मैं आपके साथ रहूँगा, ये मैं आपको एश्योर करता हूँ। चलो अब जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारा नया टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये हमारे हर एग्जामिनेशन में, चाहे आरपीएससी का कैसा भी एग्जामिनेशन हो, चाहे सेंट्रल लेवल का कैसा भी एग्जामिनेशन हो, ठीक है, उन सभी एग्जामिनेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है यानी कि टॉपिक रहता है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैंने देखा है कि इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा कोई एग्जामिनेशन नहीं है जो इस टॉपिक को स्किप करना अफोर्ड करता है। तो ऐसा कोई भी एग्जामिनेशन नहीं है। तो हमें क्या करना है, अपनी समझ को जो है यानी कि इस टॉपिक पर जो है बढ़ानी है, स्ट्रॉन्ग करनी है। चाहे वो बेसिक लेवल का क्वेश्चन हो, चाहे कितना भी एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो, वो इस सीरीज से बाहर जाने वाला नहीं है। तो हमको जो है नोट कॉपी और पेन के साथ में बैठना है और जब ही जाकर ये क्लास जो है आपको रिजल्ट देगी, ठीक है। अब एग्जाम ही एग्जाम है, एग्जाम की जो है अब श्रृंखलाएं चालू हो रही है धीरे धीरे। आगे आप देखोगे एग्जाम ही एग्जाम है, तो तैयारी हमेशा 6 महीने पहले की जाती है। 6 से लेकर 8 महीने इज अ रीजनेबल टाइम। किसी भी जो है एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन हमेशा 8 महीने 6 महीने पहले करनी चाहिए, तभी जाकर वो आपको जो है यानी कि रिजल्ट ओरिएंटेड तैयारी होती है। बाकी तो क्या है, फॉर्म भरना है और 2 महीने पहले पढ़ोगे तो उससे किसी का रिजल्ट मेरे को आज तक जो है, मेरे को तो नहीं लगा कि उसका रिजल्ट जो है कभी किसी को मिला है, ठीक है। चलो अब हम जो है स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को। और हमारा जो है 1 नंबर जो है का क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी कि व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश। बहुत ही सिंपल सवाल है, इससे सिंपल कोई सवाल नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4 दे रखे हैं, 4 ऑप्शन हम जो है पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1885, बी 1895, सी 1905 और डी 1875। तो देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को होती है। तो 28 दिसंबर ऑफ 1885 यानी 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो होती है वो कहाँ होती है, मुंबई में होती है। मुंबई में यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। तो ये डेट भी ध्यान रखना है, 28 दिसंबर का दिन था, 1885 वर्ष था और इसी वर्ष को जो है कांग्रेस की स्थापना हुई, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, चलो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, यानी कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर कौन है, संस्थापक कौन है? तो 4 ऑप्शन हमारी जो है स्क्रीन पर ये रहे। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी ए ओ ह्यूम, ऑप्शन नंबर सी व्योमेश चंद्र बनर्जी और डी ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों जो सही आंसर है वो कौन सा है? आंसर नंबर बी ए ओ ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इनका नाम क्या था? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। और एलन ऑक्टेवियन ह्यूम कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो है वो
रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, सेवानिवृत्त जो है अधिकारी थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो है ये काम करते थे। बाद में रिटायर्ड होने के बाद में ये भारत में ही रह गए। भारत में शिमला में इनका जो है निवास स्थान रहा, शिमला में इन्होंने घर बनाया और इन्होंने ही जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी के दिन की। तो ये क्या थे? सेवानिवृत्त अधिकारी या रिटायर्ड जो है यानी कि सिविल सर्वेंट, सेवानिवृत्त अधिकारी, निवृत्त अधिकारी। ठीक है, ये कभी कभी अगर आपके एग्जामिनेशन में पूछ ले ये कौन थे तो आपको ये ध्यान रखना है। उनका पूरा नाम भी मैंने आपको बता दिया, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां आयोजित किया गया? जी हां मेरे दोस्तों, कि फर्स्ट सेशन, वेयर डज दी फर्स्ट सेशन वाज हेल्ड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन कहां हेल्ड होता है या कहां पर आयोजित होता है? ऑप्शन 4 दे रखे हैं। देखो, ए कलकत्ता, बी मद्रास, सी बंबई और दिल्ली। तो आपको पता है, मैंने आपको अभी बताया था कि कांग्रेस की स्थापना कहां होती है? मुंबई में होती है। जी हां मेरे दोस्तों, तो मुंबई में होती है तो ऑब्वियसली पहला सेशन ही कहां होगा? बंबई में होगा। तो सही आंसर इज मुंबई इज राइट आंसर। यहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है। हां, बंबई में जो है किस जगह पर होता है, कौन सी जो है यानी स्थान पर होता है? तो स्थान आप ध्यान रखना, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में। तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल, और इसी स्कूल में जो है कांग्रेस का पहला सेशन होता है, संस्कृत स्कूल। ठीक है, तो कभी कभी स्थान आ जाए, मान लो अपना एग्जामिनर ये पूछ ले कि कौन से स्थान में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है, तो आप कहोगे बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में होता है। अब आपको एक चीज बता देता हूं मैं यहां से कि ये जो हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन होने वाला था वो पुणे में होने वाला था। एक डिटेल में आपसे शेयर कर रहा हूं कि पुणे में ये अधिवेशन होने वाला था। पर क्या हुआ, पुणे में दोस्तों प्लेग फैल गया था। प्लेग आप जानते हो कि पहले जो है प्लेग बहुत बड़ी बीमारी थी। ठीक है, चूहों से फैलने वाली बीमारी थी और ये प्लेग फैल जाता है। प्लेग दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज था। प्लेग फैलने के कारण आनन फानन में कांग्रेस का जो ये पहला अधिवेशन पुणे में होने वाला था उसको शिफ्ट किया गया। शिफ्ट करके ये कहां पर लाए गए? ये बंबई में जो है यानी कि पहला अधिवेशन होता है। तो कभी आपसे ही पूछ ले कि पहले कहां होने वाला था और जो है बंबई में हुआ, इससे पहले कहां होने वाला था, तो प्रायोजित जो इनका स्थान था वो क्या था? पुणे था। ठीक है, फिर इन्होंने अपना वेन्यू शिफ्ट किया जस्ट बिकॉज ऑफ दी, हम कहेंगे कि प्लेग की डिजीज जो है फैल जाती है, उस डिजीज के फैलने से इन्होंने अपना जो है यानी कि स्थान को क्या कर दिया? शिफ्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्या कहता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? पहले अध्यक्ष कौन है? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, चलो 4 ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बड़ा इजी सवाल है, बहुत ही यानी कि अल्ट्रा सिंपल सवाल है, क्योंकि हमारी सीरीज ही ऐसी चालू होती है, जीरो से हम जो है इस सीरीज को उठाते हैं और बहुत ही एडवांस लेवल तक हम लेके जाते हैं। चलो 4 ऑप्शन पढ़ लेते हैं। दादा भाई नारोजी, बी व्योमेश चंद्र बनर्जी, सी गोपाल कृष्ण गोखले एंड डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दीज आर दी 4 ऑप्शन, है ना। We need to identify a correct option. हमको एक करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिनको WC बनर्जी कहते हैं। ये कलकत्ता के एक प्रसिद्ध वकील थे। बनर्जी कौन थे? वकील थे, एडवोकेट थे, बहुत ही फेमस एडवोकेट थे। और इनको ये सौभाग्य प्राप्त होता है, इनको ये अपॉर्चुनिटी प्राप्त होती है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के क्या बनते हैं? अध्यक्ष बनते हैं। ध्यान रखना, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? जी हाँ मेरे दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है। हाउ मेनी पीपल टुक पार्टिसिपेशन इन द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? पहले सेशन में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? तो वो एक बड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, बड़ा जो है फैक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारे एग्जामिनेशन में कंसेप्चुअल प्लस फैक्चुअल दोनों ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमें हर तरह से प्रिपेयर रहना है, हमें हर तरह से रेडी रहना है। ठीक है, तो चलो पहले ऑप्शन आइडेंटिफाई करते हैं। ए 52, बी 72, सी 102, डी 312 यानी 312। तो बेसिकली आपको जो है यानी कि इसमें से ये ध्यान रखना है प्रथम अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया। तो ऑप्शन नंबर इज
बी इज द राइट आंसर। 72 यानी 72 लोगों ने पहले अधिवेशन में भाग लिया। देखो, भारत के अलग अलग कॉर्नर से, अलग अलग हिस्सों से 72 लोग जो होते हैं वो मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। ये जो है यानी कि ये 72 लोग सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का हिस्सा बनते हैं। ये इतिहास में अमर लोग हैं। 72 जो है यानी कि ये जो लोग हैं जो अलग अलग कॉर्नर से, अलग अलग हिस्से से, भारत की जो है अलग अलग पार्ट से आते हैं और मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। फ्रॉम द डिफरेंट नूक एंड कॉर्नर ऑफ द इंडिया दे असेंबल्ड एट द गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल ऑफ मुंबई। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो राइट आंसर इज 72, 72 सही आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया व्हेन कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड? कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन है? तो ये 4 ऑप्शन हैं, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिपन एंड लॉर्ड माउंटबेटन। तो आप जानते हो कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के जो वायसराय होते हैं वो बी ऑप्शन लॉर्ड डफरिन इज द राइट आंसर, और इनके समय कांग्रेस की जो है स्थापना होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कई एग्जामिनेशन में, बिलीव में, मैंने बहुत एग्जामिनेशन में ये सवाल देखा है कि कांग्रेस की स्थापना के समय में हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया, देन योर आंसर मस्ट बी लॉर्ड डफरिन वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया। तो भारत के वाइसराय कौन होते हैं? लॉर्ड डफरिन होते हैं। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, और डफरिन ने सहमति दी तभी जाकर जो है कांग्रेस की स्थापना होती है, और डफरिन चाहते थे कि कांग्रेस की स्थापना हो जाए, ठीक है, इसीलिए कांग्रेस की स्थापना होती है। आप जानते हो कि उस समय हम क्या थे? हम एक जो है यानी कि कॉलोनी थे ब्रिटिश एम्पायर की, हम एक उपनिवेश थे। ब्रिटिश जो है यानी कि साम्राज्य के एक छोटा सा उपनिवेश थे, और बिना जो है यानी कि इन आकाओं के भारत में कुछ भी नहीं हो सकता था, संभव नहीं था, ठीक है। तो लॉर्ड डफरिन के समय कांग्रेस की स्थापना होती है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? यानी कि भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? किस पर्सनालिटी को हम जो यानी कि जिनको रिमार्क किया गया है ही इज अ ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, वो कौन सी पर्सनालिटी है जिनको इस तरह की संज्ञा दी गई है, रिमार्क किया गया है? तो चलो 4 ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बहुत सिंपल सवाल है, एवरीवन नोज, हर व्यक्ति जानता है, फिर भी हम देख लेते हैं क्योंकि हम बेसिक लेवल से हर चीज को देखते हुए चलते हैं। बाल गंगाधर तिलक, बी दादा भाई नौरोजी, सी फिरोज शाह मेहता एंड डी लाला लाजपत राय। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी कौन थे? पारसी थे, और इनको जो है भारत का क्या कहा जाता है? ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ही वॉज अ रिमार्क एज अ ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत के इतिहास में इनको इस तरह की संज्ञा दी गई है। बेसिकली इनकी एक बहुत जो है यानी कि फेमस थ्योरी है जिनको थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा जाता है। धन के जो है यानी कि निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? इन्होंने ही पहली बार दिया था कि ब्रिटिश सरकार भारत का जो पैसा जो है लूट कर कहां जमा कर रही है? ब्रिटेन में जमा कर रही है। कैसे भारत का जो है पैसा लूटा जा रहा है? सिस्टमेटाइज ढंग से, बहुत जो है संस्थागत रूप से इसको जो है बाहर निकाला जा रहा है, जो हमको समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है। इन्होंने पहली बार लोगों को वो दृष्टिकोण दिया, विजन दिया, देखो कि ये लुटेरा क्या काम कर रहे हैं और ये कैसे अपना धन जो है बाईपास करवा रहे हैं और इंग्लैंड में जाकर ये जमा हो रहा है। तो ये पहली बार जो है यानी कि पर्सपेक्टिव और ये पहली बार दृष्टिकोण जो है किसने दिया? दादा भाई नारोजी ने दिया। उस थ्योरी को क्या बोला जाता है? उस थ्योरी को बोला जाता है थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, या धन का निष्कासन का सिद्धांत। तो धन के निष्कासन का सिद्धांत, धन के निष्कासन का सिद्धांत, निष्कासन का सिद्धांत, ये किसने दिया? ये दादा भाई नारोजी ने दिया, और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी कि वेल्थ का कैसे ड्रेन किया जाता है, जैसे वॉशिंग मशीन ड्रेन करते हैं ना, वैसे ही कि कैसे वेल्थ को बाहर निकाला जा रहा है, ठीक है। और जैसे फॉर एग्जांपल कि इनकी एक जो है यानी कि फेमस बुक है, उसी किताब में जो है इन्होंने इस थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ को जो है बहुत जो है एक्सप्लेन किया है, यानी बहुत सिस्टमेटिकली उसमें एक्सप्लेनेशन मिलता है। और उस किताब का नाम है द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना, द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये जो है इनकी किताब का नाम है। अगर कोई बुक पूछ ले आपसे तो बुक का नाम है
द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पूरा नाम है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, रूल इन इंडिया। और आप जानते हो कि दादा भाई नारोजी कौन थे? दादा भाई नारोजी वो व्यक्ति होते हैं जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में पहली बार जो है एमपी के रूप में चुने जाते हैं, ठीक है। तो ये वो व्यक्ति होते हैं जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में एमपी बनते हैं, ठीक है। और फिन्सबेरी जो है विधानसभा क्षेत्र होता है, फिन्सबेरी इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है। जिस क्षेत्र से लड़ते हैं उसी को हम कॉन्स्टिट्यूंसी कहते हैं, विधानसभा क्षेत्र कहते हैं, तो ठीक है। तो इनका जो है यानी कि जो क्षेत्र होता है वो होता है फिन्सबेरी होता है, और फिन्सबेरी से ये चुनाव जीतकर इंग्लैंड की पार्लियामेंट में जाते हैं, ठीक है। इसलिए इनको कई जगह जो है इतिहास ये कहते हैं कि इज द फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया, भारत के पहले एम्बेसडर भी इन्हें कहा जाता है। तो दीज आर दी सम फैक्ट्स ऑफ दी, हम कहेंगे दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी के ऊपर कुछ फैक्ट्स हैं वो मैंने आपको बताए हैं। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किस अधिवेशन में हुआ था? यानी कि वर्ड स्वराज वो यूज इन द विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये सिंपल बात पूछ रहा है कि स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में होता है? तो 4 ऑप्शन है, पढ़ लेते हैं जल्दी से। 1905 बनारस, 1906 कलकत्ता, 1907 सूरत, 1916 लखनऊ। तो आप जानते हो कि स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में होता है। किस अधिवेशन में होता है? कलकत्ता अधिवेशन में होता है। और कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? दादा भाई नारोजी कर रहे थे, ठीक है। तो दादा भाई नारोजी जो है कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, और इन्होंने पहली बार कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द का प्रयोग किया था कि दिस सेशन वाज प्रिसाइडेड बाय दादा भाई नारोजी एंड ही यूज्ड द वर्ड स्वराज फर्स्ट टाइम फ्रॉम द कलकत्ता सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस विच वाज हेल्ड इन 1906, ठीक है, जो कि 1906 में होता है। और कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने जो है ये स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। देखो 1905 की ये घटना है, आपको पता है कि बड़ी फेमस घटना है हिस्ट्री की और भारतीय इतिहास की ये घटना, जिसको हम बंगाल पार्टीशन के नाम से जानते हैं। बंगाल पार्टीशन के बाद में यानी 1906 में जब कलकत्ता अधिवेशन हुआ तो इसमें जो है स्वदेशी, स्वराज और बहिष्कार, ये 3 बड़े शब्द का प्रयोग जो है कांग्रेस के द्वारा किया गया था। और ये जो है यानी कि क्रेडिट किसको जाता है? ये दादा भाई नारोजी को जाता है कि स्वराज शब्द का प्रयोग करने का, ठीक है। हालांकि स्वराज शब्द की हिस्ट्री जो है बहुत लंबी है, ठीक है। आप मुझे बताओगे कि बाल गंगाधर तिलक ने, यानी कि ये तो कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से किसने किया? भारत में अगर आप देखा जाए तो स्वराज शब्द का प्रयोग इससे पहले हुआ है, बाल गंगाधर तिलक ने किया है। मुझे अगर आप जो है यानी कि ऑप्शन में अगर लिखकर नहीं बताओगे, है ना, और मुझे जो है यानी कि कमेंट करके नहीं बताओगे, ऑप्शन आई मीन टू से कमेंट करके नहीं बताओगे, तब तक जो है मैं आपको जो है ये छोटी डिटेल नहीं जो है दूंगा, क्योंकि मुझे आपको बताना पड़ेगा। और मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताओ, कमेंट करके बताओ कि पहली बार भारत में स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया। मैं आपके जो है ऑप्शन यानी कि कमेंट का वेट करूंगा, एंड बिलीव मी आई अश्योर्ड यू कि मैं उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, कांग्रेस का प्रथम विभाजन यानी जिसको सूरत की फूट कहा जाता है, जिसको स्प्लिट ऑफ सूरत कहा जाता है, कब हुआ? तो कांग्रेस का कांग्रेस का जो है यानी कि प्रथम विभाजन कब हुआ, कि कांग्रेस में पहला जो स्प्लिट आता है वो कब हुआ? तो उसमें हम ऑप्शन देखते हैं 1907, 1916, 1920, 1924। तो ऑप्शन नंबर यानी ए इज द राइट आंसर 1907। और उसको सूरत में जो है कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसको सूरत अधिवेशन कहा जाता है। और सूरत में कांग्रेस में जो है गरम दल और नरम दल के बीच में अध्यक्षता के पद को लेकर विवाद होता है। हालांकि इस विवाद की जड़ 1905 से चल रही थी, बंगाल विभाजन से चल रही थी, जो चलते 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 1907 में बिल्कुल से जो है यानी कि मुखर रूप से सामने आ जाती है। और 1907 में कांग्रेस की 2 विंग है, आप जानते हो, वन इज द मॉडरेट विंग जिसको हम कहते हैं नरम दल, एंड वन इज द यानी एक्सट्रीमिस्ट विंग जिसको हम गरम दल कहते हैं। और इनके बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट हो जाता है। एक ओपिनियन की जो है यानी कि इनके बीच में क्या हो जाती है, इनके बीच में एक जो है मतभेद बन जाता है। और मतभेद क्या था? अध्यक्षता के पद को लेकर होता है कि हु वुड बी द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द यानी कि सूरत सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन का कौन अध्यक्ष होगा,
इसी बात को लेकर इनके बीच में मतभेद होता है और इसलिए कांग्रेस में जो है गरम दल और नरम दल के बीच में, यानी कि आप समझो कि कुर्सियां चलती है, जुत्ते चलते हैं, फुल पावर इनके बीच में घमासान होता है, फुल उधम होती है इनके बीच में, है ना। और इस उधम में क्या हुआ, इस उधम में कांग्रेस में क्या होता है, एक विभाजन आता है और इस विभाजन में यानी गरम दल जो होता है उसको कांग्रेस से बाहर कर दिया जाता है। जो एक्सट्रीमिस्ट विंग होता है कांग्रेस का, जो एक्सट्रीमिस्ट विंग है उसको कांग्रेस से बाहर कर दिया जाता है, यानी कि एक्सट्रीमिस्ट विंग ऑफ द कांग्रेस वाज एक्सपेल फ्रॉम द कांग्रेस, कांग्रेस से एक्सपेल कर दिया जाता है, उसको बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। तो दीज आर दी सम फैक्ट्स, इसको आपको ध्यान रखना है। अब हमको आगे चलते हैं, अब हम आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है उसको हम पढ़ लेते हैं। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे भाई लोगों, अब बताओ आप प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, ठीक है, एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो ये पूछ रहा है कि हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, दीज आर द 4 ऑप्शन। तो लेट्स आइडेंटिफाई दी करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन में कौन कौन सा है, ए मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी बदरुद्दीन तैयबजी, सी मोहम्मद अली जिन्ना एंड डी शौकत अली। तो आप जानते हो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी जो है यानी कि ये कांग्रेस के पहले जो है यानी कि मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं, इनको ये गौरव प्राप्त है, यानी कि इनको ये जो है यानी कि हम कहेंगे कि ये अवसर प्राप्त हुआ कि कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का। और कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन होता है विच वॉज हेल्ड इन मद्रास, जो कि मद्रास में होता है, तो 1897 में जो कांग्रेस का 1887 में जो कांग्रेस का मद्रास का अधिवेशन होता है, जिसको आज हम क्या कहते हैं, मद्रास को चेन्नई कहते हैं ना, उससे पहले चेन्नई को क्या कहा जाता था, मद्रास कहा जाता था, ठीक है। चेन्नई तो अभी बड़ी रिसेंट में हम चेन्नई कहने लगे हैं, उससे पहले इसको मद्रास ही कहा जाता था। तो मद्रास में कांग्रेस का सेशन होता है 1887 में और इसकी अध्यक्षता करते हैं बदरुद्दीन तैयबजी करते हैं। और ये कौन सा अधिवेशन होता है, तीसरा अधिवेशन यानी 3rd सेशन होता है कांग्रेस का, ठीक है। और इस बदरुद्दीन तैयबजी जब अध्यक्ष बनते हैं तो कांग्रेस ने यह बता दिया कि कांग्रेस किसी जो है एक धर्म की पार्टी नहीं है, कांग्रेस जो है सभी धर्मों का रिप्रेजेंट करती है। ये जो है कांग्रेस ने जो है ये बता दिया, बदरुद्दीन तैयबजी को अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस ने अपने सेक्युलर एजेंडा को घोषित कर दिया। चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, हु वाज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है। तो दीज आर दी 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन है। इन ऑप्शन से हम आइडेंटिफाई करते हैं, ए सरोजनी नायडू, बी एनी बेसेंट, सी नलिनी सेन गुप्ता या नेली सेन गुप्ता है, ये एरर है एक, कोई बात नहीं, नेली सेन गुप्ता, एंड डी इज कस्तूरबा गांधी। तो ऑप्शन जो है यानी कि बी एनी बेसेंट इज अ राइट आंसर। और एनी बेसेंट आपको पता है कौन है, एनी बेसेंट देखो दोस्तों ये एक आयरिश लेडी होती है, आयरलैंड की जो है निवासी होती है, ठीक है। और ये ब्रिटिश मूल के लड़के से शादी करती है, इनके बीच में जो है अगेन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट होता है, तो ये डाइवोर्स फाइल करती है, तलाक देती है, तलाक देकर ये भारत में आती है। भारतीय राष्ट्र स्वतंत्रता संग्राम से इसको विशेष प्रेम हो जाता है और इनको जब ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जो विशेष प्रेम होता है तो 1917 में इनको जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त होता है। कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1917 में और 1917 में ये क्या बनती है, कांग्रेस की अध्यक्ष बनती है। और इस तरह से ये पहली महिला होती है जिनको कांग्रेस का जो है अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त होता है। तो एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, एंड शी वाज फ्रॉम Ireland and she British with the British guy, then they had the difference of opinion and later she filed a divorce, she came into India and she has a यानी कि a love for the Indian freedom struggle, Indian freedom struggle से इनको बड़ा प्यार था। और 1917 में as I डिस्कस विथ यू कि 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में इनको ये जो है अध्यक्षता करने का गौरव प्राप्त होता है, ठीक है। बड़ा फैक्चुअल सवाल है,
बट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको स्किप नहीं कर सकते। प्राइमा फेसिया क्या लग रहा है हमको, बड़ा जो है बेसिक लग रहा है। बेसिक इसलिए लग रहा है क्योंकि बेसिक से अपनी सीरीज चालू होती है, बेसिक ही एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाते हैं, एडवांस से एडवांस सवाल पूछे जाते हैं, मॉडरेट से मॉडरेट पूछे जाते हैं। तो हम हर तरह के सवाल को आपके सामने लेके आ रहे हैं ताकि एग्जामिनेशन में मेरे सीरीज से ये कोशिश रहती है कि एक भी सवाल बाहर नहीं जाए। बिलीव मी, अगर थोड़ा मेरे साथ आप जो है यानी कि एफर्ट कर लो तो ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो इस सीरीज से बाहर जाएगा, ठीक है, ये मेरी कोशिश रहेगी, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट, इंडियन वुमन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी? भारत की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, यानी कि भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? देखो, ऐसे जब भी सवाल आए ना, ये थोड़े ट्रिकी होते हैं। एग्जामिनेशन में क्या होता है, हमारे एक एंजाइटी इशू तो होता ही होता है। देखो, कोई भी व्यक्ति हो उसको एग्जाम को लेकर एंजाइटी होगी, क्योंकि वो आपका डिसाइडिंग डे होता है। उस 1 घंटे में 2 घंटे में जितना भी एग्जामिनेशन की ड्यूरेशन होती है, उसमें आपको पूरे साल भर की तैयारी, 1.5 साल की तैयारी, जितने साल की आपने तैयारी की है, वो एक डिसाइडिंग डे होता है। तो ऑब्वियसली वो प्रेशर क्रिएट करता है, किसी भी व्यक्ति में करेगा प्रेशर क्रिएट, ठीक है, बिकॉज इट वॉज यानी कि डूम्स डे, वो प्रलय का दिन होता है, ठीक है। और यही डूम्स डे जो है आपको बहुत कुछ जो है डिसाइड कर देता है आपकी लाइफ में। तो इसलिए ऐसे जब भी सवाल आए जो कि थोड़े से नियर होते हैं, है ना, जिसमें क्लैरिटी की जरूरत होती है, क्लैरिटी किसकी? जो पढ़ने की क्लैरिटी की जरूरत होती है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। अब यहां क्या पूछ रहा है? कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, कैटेगोरिकली पूछा है, बहुत इन्वर्टेड कॉमा में पूछा है, इंडियन वुमन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। अभी पहली नहीं पूछा है, अब पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा है। तो एग्जामिनर इज अ वेरी प्रीसियस, वेरी पर्टिकुलर, वेरी कैटेगोरिकल, एंड योर आंसर मस्ट बी वेरी कैटेगोरिकली। तो होल्ड योर ओपिनियन, होल्ड योर हॉर्सेस, मेंटेन योर कूलनेस, है ना। एग्जामिनेशन में आपको अपनी कूलनेस को मेंटेन करना है, अपनी पीस को मेंटेन करना है। बहुत ज्यादा इंपल्सिव होकर जो है एग्जाम में आपको सवाल अटेम्प्ट नहीं करने होते, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने होते, क्योंकि इंपल्सिव क्या होता है, इंपल्सिव चीजें आपको कभी कभी सिली मिस्टेक करवा देती है, बहुत ही जो है ट्रिवियल मिस्टेक, बहुत छोटी सी मिस्टेक जो कि इंपॉर्टेंट नहीं होती है, फिर भी आप कर देते हो। इसलिए यहां पर ऑप्शन होगा बी, सरोजनी नायडू। एनी बेसेंट नहीं होगा, वो प्रथम महिला अध्यक्ष है, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा है, ठीक है। तो सरोजनी नायडू, ठीक है। सरोजनी नायडू 1925 में 1925 में कानपुर का अधिवेशन होता है कांग्रेस का, ठीक है। और इसी कानपुर अधिवेशन में इनको जो है यानी अध्यक्ष बनने का जो है गौरव प्राप्त होता है। सो एट द 1925, है ना, एट द कानपुर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, सी प्रिसाइडेड द सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इन्होंने अध्यक्षता की 1925 में कानपुर अधिवेशन में। और आपको मैं बता दूं, इनको भारत की यानी कि कोकिला कहा जाता है। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो भारत की कोकिला सरोजनी नायडू को कहा जाता है, कोकिला। इंग्लिश में कहते हैं नाइट इंगल ऑफ इंडिया, नाइट इंगल ऑफ इंडिया, ठीक है। कि दिस लेडी वॉज रिमार्क एज अ नाइट इंगल ऑफ इंडिया, नाइट इंगल भी कहा जाता है इनको, ठीक है। और आपको पता है कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी, ठीक है। शी वॉज अ फर्स्ट यानी कि वुमन गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इंडिपेंडेंट इंडिया की जब भारत आजाद हुआ तो सरोजनी नायडू वो महिला होती है जिनको किसी भी राज्य का जो है राज्यपाल बनने का गौरव प्राप्त होता है। तो एक फैक्चुअल है, एक फैक्ट है इनके लिए, अच्छा सा फैक्ट है कि वो कौन सी महिला है जिनको स्वतंत्रता के बाद में पहली बार राज्यपाल बनने का मौका मिलता है। देन योर आंसर मस्ट बी सरोजनी नायडू। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। और जैसे फॉर एग्जाम्पल एक चीज और शेयर कर देता हूं कि स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? लता मंगेशकर का कहा जाता है, ठीक है। और भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू को कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आई एम सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से पढ़ लेते हैं। गांधी जी ने किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? कि गांधी प्रिसाइडेड द विच सेशन ऑफ द कांग्रेस, कांग्रेस के किस
एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। देखो जो गांधी जी की पर्सनैलिटी है ना, उसको समझना बहुत जरूरी है। गांधी जी हमेशा जो है, यानी कि हम कहेंगे पृष्ठभूमि में रहकर, यानी पीछे रहकर जो है मार्गदर्शन करने में ज्यादा विश्वास करते थे। ठीक है, तो वो एक जो है किंग मेकर की भूमिका में, या हम कहेंगे कि पाथ मेकर की भूमिका में ज्यादा जो है उनका विश्वास था। तो इसलिए उन्होंने कांग्रेस के सिर्फ एक ही अधिवेशन की जो है अध्यक्षता की। हालांकि कांग्रेस के जो है कई अधिवेशनों में उन्होंने भाग लिया है। भाग लेना इज अ डिफरेंट मैटर, कि मैं किसी जगह जाऊं और मुझे बुलाया जाए तो मैं वहां चला गया, पर मुझे अध्यक्षता का जो है रोल नहीं दिया गया, है ना। तो कांग्रेस का सिर्फ एकमात्र अधिवेशन होता है जिसमें वो अध्यक्ष बनते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में, एंड दैट इज हम कहेंगे 1924 बेलगांव सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन होता है। बेलगांव आज कहां पर है? कर्नाटक जो है स्टेट में है। भारत का जो कर्नाटक राज्य है वहां पर बेलगांव है। 1924 में कांग्रेस के इस अधिवेशन की गांधी ने अध्यक्षता की। ये पहला और जो है अंतिम अधिवेशन होता है, या एकमात्र अधिवेशन होता है जिसमें ये अध्यक्ष के रूप में शामिल होते हैं। इट इज द फर्स्ट एंड द लास्ट सेशन वेयर गांधी प्रिसाइडेड दी, हम कहेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन। तो गांधी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। इसके बाद में कभी भी गांधी ने कोई भी जो है अध्यक्षता किसी भी अधिवेशन की नहीं की। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कब घोषित किया था? बहुत अच्छी बात है, ये अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है ना, कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कब घोषित किया था, कि व्हेन डज दी कांग्रेस डिसाइडेड इट्स ऑब्जेक्टिव एज अ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, या पूर्ण स्वराज कांग्रेस ने कब जो है डिसाइड किया था। तो ये बेसिकली यानी कि बहुत अच्छा सवाल है। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। 1920 के नागपुर के अधिवेशन में कांग्रेस ने ये प्रपोजल रखा, प्रस्ताव रखा, या 1929 के लाहौर के अधिवेशन में ये प्रपोजल रखा, 1937 के फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने क्या ये प्रपोजल रखा, क्या 1939 के जो है यानी त्रिपुरी सेशन में कांग्रेस ने ये प्रस्ताव रखा। तो दोस्तों ऐसा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है तो आप सब जानते हो। लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखा कि इससे नीचे अब हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अभी तो हम जो है ये कर रहे थे, कुछ छोटी छोटी मांगे थी, उनको हम आपके सामने रख रहे थे। अब हम इससे नीचे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, इसके बिलो हम जो है किसी भी जो है सहमति पर नहीं आएंगे। ठीक है, और कांग्रेस है अपना एजेंडा, अपना मूड पॉइंट, ठीक है, अपना गोल पोस्ट बिल्कुल डिसाइड कर लिया था कि नाउ आवर मेन एम टू गेट द फ्रीडम फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों के लिए आजादी चाहिए। तो 1929 के लाहौर का अधिवेशन बहुत ही बढ़िया अधिवेशन है। आप देखो 31 दिसंबर 1929 का दिन, जब रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया, वंदे मातरम जैसे गीत गाए गए, और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको आप JLN लिख सकते हो, जवाहरलाल नेहरू कर रहे। द हिस्टोरिकल लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज प्रिसाइडेड बाय यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑन 31 दिसंबर ऑफ 1929 अराउंड द बैंक ऑफ रिवर रावी। ट्राई कलर वॉज अनफ्लर्ड, ट्राई कलर वॉज होस्टेड, है ना। तो एक जो हमारा तिरंगा झंडा था उसको फहराया गया, और जो है लोगों में जो है उत्साह था, जोश था, ठीक है। वो सारी चीज जो है आपको 31 दिसंबर 1929 के दिन रावी नदी के किनारे, वो एक बहुत ही प्यारा दृश्य था जब हमने अपना लक्ष्य निर्धारित कर दिया था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस या पूर्ण स्वराज। इज दैट क्लियर? अब चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, और 15 क्या कह रहा है? नरम दल के नेताओं का मुख्य तरीका क्या था? जैसे मैंने आपको बताया, कांग्रेस में दो विचारधाराएं चलती थी, दो आइडियोलॉजी थी, और वो दो कौन कौन सी आइडियोलॉजी थी? एक थी गरम दल और एक था नरम दल। देखो नरम दल के जो नेता थे वो मुख्य रूप से गोपाल कृष्ण गोखले हैं, दादा भाई नारोजी हैं, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी है। इस तरह के नेता, ये बेसिकली क्या थे? ये इंपॉर्टेंट लीडर थे इस आइडियोलॉजी के, नरम दल के, है ना। और गरम दल के जो है प्रमुख नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक,
विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंदो घोष, आपने बचपन से ही पढ़ा है, हमने 9th क्लास से 10th क्लास से ही पढ़ा है। बेसिक लेवल की जो हमारी किताबें हैं एनसीईआरटी की किताबों में, जब हम पहली बार कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से हम पहली बार रूबरू होते हैं किताबों से, स्कूल की बुक्स में, तो हम पढ़ते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं कि मॉडरेट विंग ऑफ द कांग्रेस एंड द एक्सट्रीमिस्ट विंग ऑफ द कांग्रेस। अब हम कहेंगे इनका जो मॉडस ऑपरेंडी है, इनको जो है काम करने का जो तरीका है विच इज़ वेरी डिफरेंट, इनके जो फंक्शन करने का तरीका है वो बहुत डिफरेंट था, इन दोनों की अप्रोच बहुत अलग थी। एजेंडा एक है भारत की आज़ादी, पर उसको पाने का जो है तरीका अलग था। नरम दल कुछ अलग हिसाब से पाना चाहता था, गरम दल का अप्रोच जो है भारत की आज़ादी को पाने का थोड़ा अलग था, इसलिए ये अलग आइडियोलॉजी है। बाकी क्लैरिटी, इनके ऑब्जेक्टिव में क्लैरिटी थी, इनके विजन में क्लैरिटी थी, इनके इंटेंट में क्लैरिटी थी, वहां कोई भी जो है यानी कि आपको धुंधलापन या ऑब्सक्योरिटी वहां कुछ भी नहीं दिखेगा, है ना। तो बेसिकली ये चार जो है ऑप्शन है वो देख लेते हैं। सशस्त्र क्रांति करना, संवैधानिक और शांतिपूर्ण विरोध, सी पूर्ण बहिष्कार, और इनमें से कोई नहीं। तो बी इज द राइट आंसर, संवैधानिक और शांतिपूर्ण विरोध। देखो नरम दल का ये था कि नरम दल बेसिकली हम कहेंगे पर्चियों पर, अपील पर, ठीक है, और डेलीगेशन में कि किसी एक दल को भेज देना और ब्रिटिश सरकार के सामने अपनी बात रखना, और हम कहेंगे कि निवेदन करके और विनती करके, ठीक है, और इस तरीके से वो जो है यानी कि अपनी बात सरकार के सामने रखना चाहती थी। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन से, या हम कहेंगे कि बड़ी जो है पीसफुली जो है अप्रोच रखती थी भारत में यानी कि ब्रिटिश सरकार से अपनी मांग को मनवाने में। तो ये इनकी अप्रोच थी कि कॉन्स्टिट्यूशनली जो है यानी कि वैसे अपनी जो है मांगे मनवाई जाए, बिकॉज वो मानते थे कि जो अंग्रेज है वो न्यायप्रिय है, ठीक है, और न्यायप्रिय है तो ये हमारी बात इस तरह से सुनेंगे। तो इनका मानना बिल्कुल डिफरेंट था। तो ये हम कहेंगे कि इनकी अप्रोच क्या थी, विनती करना, पर्चियां भेजना, चिट्ठियां लिखना, ठीक है, आवेदन भेजना, ठीक है, डेलीगेशन भेजना, एक दल भेजना, ठीक है, ये इनकी अप्रोच थी। अब हम बात करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 16, लाल बाल पाल त्रिगुट का हिस्सा कौन नहीं है, कि विच ट्रायो इज नॉट पार्ट ऑफ दिस, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस ट्रायो, ठीक है, इस ट्रायो का कौन जो है यानी कि पार्ट नहीं है। तो आप जानते हो कि बाल इज स्टैंड फॉर बाल गंगाधर तिलक, पाल इज स्टैंड फॉर विपिन चंद्र पाल, एंड लाल इज स्टैंड फॉर दी लाला लाजपत राय, और इनमें से कोई नहीं है वो ऑप्शन, ठीक है। तो इनका कौन सा हिस्सा नहीं है, नहीं आइडेंटिफाई करना है, तो ऑब्वियसली गोपाल कृष्ण गोखले नहीं है, तो डी इज अ राइट आंसर, ठीक है। ये तीनों के तीनों क्या थे, ये तीनों के तीनों कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। किस दल के नेता थे, गरम दल के नेता, और इनके एक साथ में जुड़े प्रसिद्ध नेता कौन थे, अरविंदो घोष थे। मैंने आपको इनके बारे में कई बार बताया, क्लास में बताया है, ठीक है। खैर एनीवेज, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, क्या कहता है, जल्दी से पढ़ लेते हैं। 1916 में किस समझौते से कांग्रेस के दोनों दल फिर एक हुए, कि इन विच सेशन, यानी कि कांग्रेस यानी कि मर्ज, यानी कि कांग्रेस द एक्सट्रीमिस्ट विंग एंड द मॉडरेट विंग्स आर मर्ज इनटू द कांग्रेस। तो कांग्रेस के अंदर मर्ज हो जाते हैं, कि कौन सा एक अधिवेशन होता है जिसमें कांग्रेस के दोनों दल जो है आपस में मिल जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी घटना है, इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। आपको पता है अभी मैं 2 मिनट पहले या 5 मिनट पहले, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट पहले मैंने आपको बताया 1907 में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ती है, अध्यक्षता के पद को लेकर फूट पड़ती है, और कांग्रेस का जो गरम दल होता है वो कांग्रेस से हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाता है ना। एक्सट्रीमिस्ट विंग ऑफ द कांग्रेस वाज एक्चुअली एक्सपेल फ्रॉम द कांग्रेस, ये मैंने बताया 1907 में। अब धीरे धीरे जब गरम दल कांग्रेस से बाहर हुआ तो भारत का जो ये स्वतंत्रता संग्राम है वो धीरे धीरे कमजोर होने लग गया, है ना। इट्स बिकम वीक, है ना, ग्रेजुअली इट्स बिकम वीक, धीरे धीरे वो वीक होने लग गया। जो भारत का जो फ्रीडम स्ट्रगल था, तो ये लगने लग गया कि गरम दल और नरम दल का साथ रहना बहुत जरूरी है। इस मसाल को आगे यानी कि इस जोत को आगे तक ले जाना है, इस जो है यानी कि एनर्जी को, इस जो है एंथुजियाज्म को और आगे ले जाना है, तो इन दोनों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो है यानी कि ऐतिहासिक काम कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में होता है या लखनऊ समझौते में होते हैं। तो जो कांग्रेस का जो लखनऊ पैक्ट होता है, पैक्ट का मतलब क्या होता है, समझौता होता है,
तो इसी पैक्ट में जो है यानी कि गरम दल वापस से कांग्रेस के अंदर मिल जाता है, यानी एक्सट्रीमिस्ट विंग ऑफ द कांग्रेस अगेन मर्ज इनटू द कांग्रेस। ये कांग्रेस को और क्या करता है, यानी कि और मजबूत करता है, और कंसोलिडेट करता है, और स्ट्रेंथन करता है ना। तो ये कांग्रेस की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। और अब भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम जो था, अब वो और जो है यानी कि स्ट्रांगली प्रोजेक्ट हो रहा था, स्ट्रांगली जो है वो जमीन पर दिख रहा था, सरफेस पर दिख रहा था। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी घटना है, इसको ध्यान रखना भाई। 19 क्वेश्चन नंबर 18, स्वतंत्रता के समय 1947 में, यानी एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के कौन अध्यक्ष थे 1947 में? तो चलो चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मौलाना अबुल कलाम आजाद। देखो जेबी कृपलानी इज अ राइट आंसर, यानी जीवंत भगवान दास कृपलानी कांग्रेस के एक बड़े लीडर हुए, और इनकी जो वाइफ होती है सुचेता कृपलानी, आप जानते हो सी इज़ अ वेरी फेमस लेडी, और बहुत ही फेमस लेडी हुई है सुचेता कृपलानी। ये उन्हीं के हस्बैंड है जेबी कृपलानी, और ये कांग्रेस के 1946 के मेरठ अधिवेशन के अध्यक्ष चुने जाते हैं, और उसके बाद में ये 1947 तक अध्यक्ष रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जब भारत की आज़ादी मिली, व्हेन दी मिडनाइट ऑफ इंडिया 14 and 15, है ना, ऑन दी 14-15 मिडनाइट व्हेन इंडिया गॉट फ्रीडम, तो ये उस समय कांग्रेस के क्या थे, अध्यक्ष थे। 14 और 15 की मध्य रात्रि में जब भारत को आज़ादी मिल रही थी, तो उस कागज में जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे उस समय, यानी जेबी कृपलानी थे, और इनको 1946 के मेरठ अधिवेशन में अध्यक्षता करने का मौका मिला, क्योंकि अब अधिवेशन अगले साल होने वाला था, उससे पहले आज़ादी मिली, तो ये कागज में भी क्या थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, प्रैक्टिकली अध्यक्ष थे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है, सबको पता है, बचपन से हम ये स्लोगन पढ़ते हुए आ रहे हैं, बड़ा केची सा स्लोगन है। ठीक है, और ये हमारी चाइल्डहुड मेमोरीज में, सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं ये हमेशा जो है हर व्यक्ति को ध्यान रहता है, और जिसका कोई हिस्ट्री से कभी कोई नाता नहीं रहा है ना, कि कभी कोई उनका जो है यानी कि रिलेशन नहीं रहा है हिस्ट्री से, है ना, स्कूल टाइम तक भी रिलेशन रहा है, उस व्यक्ति को भी ये जो है नारा ध्यान रहता है। क्या नारा है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया? ये जो स्लोगन है किसने दिया कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट, कि स्वराज मेरा बर्थ राइट है और मैं उसको लेकर रहूँगा। तो ये बेसिकली नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने दिया, जिसमें युवाओं के अंदर जोश भर दिया था। और ये नारा जो है स्वतंत्रता के संग्राम को, और जो है स्वतंत्रता संग्राम में ये नारा इतना जो है यानी कि ऊर्जा भर देता है कि फिर जो है यानी कि आज़ादी की बिगुल बज जाता है, और आज़ादी का बिगुल और इस नारे का शोर इतना तेज होता है कि आगे आप देखोगे कुछ सालों के बाद में धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार की जो जड़ें होती है भारत में वो कमज़ोर हो जाती है। समय समय पर ऐसे जो है यानी फ्रीडम फाइटर्स ने, ऐसे महापुरुषों ने, ऐसे जो विजनरी लोगों ने कुछ स्लोगन दिए जो युवाओं को प्रेरित करते रहे, उनको जो है यानी कि एक तरह से मोटिवेट करते रहे। तो ये स्लोगन आप हमेशा जो है अच्छे बड़े जो है यानी कि महापुरुषों के साथ में कोई ना कोई स्लोगन जुड़ा रहता है जो फ्रिक्वेंटली हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो हमको उनकी जो लाइनें हैं, उनके जो स्लोगन हैं, उनके द्वारा लिखी गई किताबें हैं, वो थोड़ा सा दिमाग में रखना है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इज दैट क्लियर? तो हम प्रोसीड करते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? कांग्रेस का पहली बार गांव में अधिवेशन कहां आयोजित हुआ? तो कांग्रेस का पहली बार गांव में अधिवेशन कहां आयोजित हुआ? कि फर्स्ट टाइम वेयर डज दी कांग्रेस हेल्ड देयर सेशन एट विलेज। तो गांव में सेशन कहां होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलो चार ऑप्शन पढ़ लेते हैं। हरिपुरा 1938, फैजपुर 1937, सी त्रिपुरी सेशन 1939 और मेरठ 1946। तो बेसिकली आप देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इससे पहले कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए वो मोर और लेस हम कह सकते हैं कि भारत के किसी कस्बे और शहर में हुए, विच वॉज हेल्ड इन द टाउन एंड द सिटीज ऑफ इंडिया। मतलब बेसिकली कांग्रेस के सेशन ऐसे ही किसी टाउन में हो रहा है, किसी सिटी में हो रहा है, किसी गांव में नहीं हुआ। पर 1937 में फैजपुर का जो अधिवेशन है, फैजपुर इन महाराष्ट्र में फैजपुर एक छोटा सा गांव है,
और यहाँ पर कांग्रेस का पहली बार जो है अधिवेशन होता है। फैजपुर एक छोटा सा गांव है, तो ये पहली बार कांग्रेस ने अपना स्टीरियोटाइप तोड़ा, अपना जो है यानी कि हम कहेंगे एक तरह की एक प्रथा तोड़ी, एक कस्टम तोड़ा कि गांव और शहरों में ही करना है, सॉरी शहर और कस्बों में ही करना है। तो इस प्रथा को तोड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ द महात्मा गांधी। महात्मा गांधी चाहते थे कांग्रेस के स्टेशन गांव में हो, गांव के लोगों यानी कि गांव की रूट में भी कांग्रेस हो और गांव के लोग कांग्रेस से जुड़े। और ये लोग जो है स्वतंत्रता संग्राम में जब तक हमारा साथ नहीं देंगे, लोगों के अंदर गांवों के अंदर अवेयरनेस नहीं जगेगी, जागरूक नहीं होंगे लोग अपने राइट्स को लेकर, तब तक हमारा जो ये ऑब्जेक्टिव है पूर्ण स्वराज वाला वो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। और गांधी जी की इसी सोच के कारण कांग्रेस का ये अधिवेशन जो है कहाँ होता है, फैजपुर में होता है, महाराष्ट्र में होता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, कभी कभी ये एग्जामिनेशन में मैंने सवाल देखे कि हु प्रिसाइडिंग दी फैजपुर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, फैजपुर का अधिवेशन किसने जो है यानी कि अध्यक्षता की। देन और आंसर मस्ट बी JLN, जवाहरलाल नेहरू ने जो है इसकी अध्यक्षता की। इज दैट क्लियर? अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, जल्दी से पढ़ लेते हैं। 1885 के प्रथम अधिवेशन का कौन सा उद्देश्य नहीं था? जब कांग्रेस की स्थापना हुई, हम और आप सब जानते 1885 में हुई, तो ऑब्वियसली जब ये सेशन हुआ तो कांग्रेस ने कुछ प्रस्ताव रखे होंगे ब्रिटिश सरकार के सामने कि ये हमारी मांग है। उनमें से कौन सा प्रस्ताव नहीं है? तो आप जानते हो कि ये पहला अधिवेशन है, नई नई कांग्रेस है, अभी इनोसेंट है, अभी इसका जो है यानी कि हम कहीं चाइल्डहुड अवस्था में है, शैशव अवस्था में हैं, तो अभी ये इतनी मेच्योर नहीं हुई थी, तो अभी इतनी बड़ी मांगे रख भी नहीं सकती है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल नहीं। तो ब्रिटिश सरकार इसको क्या कर देगी, कुचल देगी, सप्रेस ही कर देगी, है ना, खत्म ही कर देगी इस अधिवेशन को। ज़्यादा अगर आप उछलोगे, नए नए हो, अगर ज़्यादा उछलोगे तो कुछ काम नहीं हुआ। तो अभी इनिशियली कांग्रेस ने थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों पर जो है यानी कि ब्रिटिश सरकार का ध्यान आकर्षित कराया। जैसे पहले अधिवेशन में मोर और लेस हम कहेंगे प्रशासनिक जो है यानी कि इश्यू थे, तो प्रशासनिक इश्यू थे उस पर जो है यानी कि कांग्रेस ने अपना ध्यान आकर्षित कराया ब्रिटिश सरकार को। और दूसरा, इन्होंने जो है भारतीयों की जो है प्रशासन में यानी कि सहभागिता बढ़ाने के लिए भी जो है जोर दिया कि इंडिया के लोग भी, इंडियंस भी जो है यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो है सर्विस में इंडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन्वॉल्व किया जाए, और जो है प्रशासनिक जो है यानी कि ढांचे में, प्रशासनिक स्ट्रक्चर में रिफॉर्म किए जाएं। तो बेसिकली कांग्रेस का इनिशियली यही था, इसके अलावा कुछ नहीं था। तो चारों ऑप्शन पर देने, राष्ट्रवादियों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध, राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना, ऑब्वियसली वो तो है ही है, ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता मांगना, महत्वपूर्ण समस्याओं पर शिक्षित वर्ग की सहमति। ऑब्वियसली ब्रिटिश शासन से पूर्ण सहमति पहले सेशन में मांग लोगे तो आपकी प्रोग्राम भिंडी तय, आपका मरना तय है, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता। तो अभी मैं आपको बता के आया हूँ 1929 के कांग्रेस के यानी कि स्थापना के कई सालों बाद इन्होंने जो है पूर्ण स्वराज की मांग की थी, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कि ये नहीं है, तो कौन सा उद्देश्य नहीं है वही हमको आइडेंटिफाई करना, तो ऑब्वियसली कर लिया। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 22, सेफ्टी वॉल थ्योरी का मुख्य विचार क्या है? बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। एक कांग्रेस को लेकर एक कॉन्सेप्ट है जो हिस्टोरियंस कहते हैं कि कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी वॉल थ्योरी के तहत होती है। अब ये सेफ्टी वॉल थ्योरी क्या है वो मैं आपके साथ में एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। सेफ्टी वॉल थ्योरी, फिर आप आसानी से इस ऑप्शन को आइडेंटिफाई करोगे, आराम से कर लोगे। सेफ्टी वॉल थ्योरी ऐसा है कि जब एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जब कांग्रेस की स्थापना की 28 दिसंबर 1885 ईस्वी के दिन, तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम और उस समय के वायसराय लॉर्ड डफरिन का मानना था कि हमारे प्रति जो है भारतीयों का गुस्सा जो है अब चरम सीमा पर है। हमारी जो ये नीचताएं हैं, हमारी जो शोषणकारी नीतियां हैं, हमारी जो ये दमनकारी नीतियां हैं, हमारी जो एक्सप्लॉइटिव पॉलिसीज़ हैं, हमारी जो ये सप्रेसिव पॉलिसीज़ हैं, इस पॉलिसी के कारण भारतीयों के अंदर जो है असंतोष है, चरम सीमा पर है, अपने पीक पॉइंट पर है, कल्मिनेशन पॉइंट पर है, ठीक है। तो ये गुस्सा कभी भी फूट सकता है, और ये अगर गुस्सा फूटा कि जैसे प्रेशर कुकर में एक सेफ्टी वॉल होता है, और प्रेशर कुकर में सेफ्टी वॉल क्या काम करता है कि जब अंदर भाप इंक्रीज होती है ना, तो वो प्रेशर कुकर को फटने से रोकता है। ऐसे ही सेम भारतीयों के अंदर असंतोष की भावना विकसित हो रही थी। तो ब्रिटिश सरकार ये नहीं चाहती थी कि अब
1857 की क्रांति से भी बड़ी कोई क्रांति हो जाए। तो इसलिए ये कहीं अपनी भड़ास निकाल ले जाकर, है ना, और इनके मन की शांति हो जाएगी। और अगर ये अपनी भड़ास निकाल लेंगे किसी भी मंच पर जाकर, तो बहुत बड़ी कोई क्रांति भारत में नहीं होगी। तो कांग्रेस को एक रक्षा प्राचीर की तरह, यानी उनका साम्राज्य जो है किसी क्रांति का शिकार नहीं हो, 57 से कोई जैसी कोई क्रांति का शिकार नहीं हो, इसलिए कांग्रेस को जो है यानी कि स्थापना की गई, ताकि यहाँ आओ, साल में एक बार सेशन करोगे, 20 मांग रखोगे, उनमें से हम 2 को कंप्लीट कर देंगे, 18 को हम डस्टबिन में गार्बेज समझकर डस्टबिन में डाल देंगे, दैट्स इट। ठीक है, सो दिस इज दी हम कहेंगे कंसेप्ट ऑफ दी यानी कि सेफ्टी वॉल थ्योरी। ठीक है, और ये हमारे जो हिस्टोरियंस हैं, है ना, सबलेट्रियन हिस्टोरियंस हैं या इस तरह के जो हिस्टोरियंस हैं इंडिया के, उन हिस्टोरियंस ने ये यानी कि अपना कॉन्सेप्ट दिया कि कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश एज ए सेफ्टी वॉल। दिस वाज अ यानी कि हम कहेंगे कॉन्स्पिरेसी ऑफ द लॉर्ड डफरिन एंड एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये कॉन्स्पिरेसी थी, ठीक है, एक षड्यंत्र था। ठीक है, तो अब हम इसको जो है यानी कि ऑप्शन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। बड़े विद्रोह को रोकना, बी ब्रिटिश प्रतिस्पर्धा को बचना, सुरक्षा मजबूत करना, सीधे प्रतिनिधित्व देना, ऑब्वियसली बड़े विद्रोह को रोकना। ठीक है, तो कोई भी जो है कोई बड़ा जो है रिवोल्ट हो उसको जो है यानी कि रोकना, यही इनका मेन इश्यू है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, 1889 के बंबई अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया, इसके अध्यक्ष कौन थे? ओहो, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही ट्रिकी सवाल है, ये थोड़ा सा हार्ड सवाल है मेरी नज़र में। ये मॉडरेट कैटेगरी का, इट्स नॉट अ बेसिक लेवल क्वेश्चन, ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है कि 1889 में जब बंबई का अधिवेशन हुआ तो पहली बार कांग्रेस में जो है महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। एंड हम कह सकते हैं पहली बार ये जो है महिला सशक्तिकरण की एक शुरुआत मॉडर्न डेज में या कांग्रेस के जो है कांग्रेस के टाइम में या मॉडर्न हम कहेंगे कि इंडिया में जो फ्रीडम फाइट, ये जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें हम कहेंगे कि ये शुरुआती दौर था महिला सशक्तिकरण का, जब जो महिलाओं ने कांग्रेस में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और उन्होंने जताया कि बिना महिलाओं और पुरुष की जो है यानी कि सहभागिता से, यानी बिना उनके कंधों से कंधे मिलाए हम इतने बड़े गोल को जो है अचीव नहीं कर सकते हैं। इट्स नीड टैंडम, इट्स नीड कोऑर्डिनेशन ऑफ द वुमन एंड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, वो टैंडम की ज़रूरत है आपस में। ठीक है, तभी जाकर हम इतने बड़े ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, सो ये बहुत जो है यानी कि रिमार्केबल चेंज आता है इंडियन जो है यानी कि पॉलिटिकल कल्चर में, बहुत बड़ा चेंज आता है जिसमें महिलाओं ने पहली बार कांग्रेस में सहभागिता दर्ज करवाई। और इस समय इस जो है अधिवेशन के अध्यक्षता किसने की? तो ये सर विलियम वेडरबर्न ने की। और विलियम वेडरबर्न वॉज अ ब्रिटिशर्स, ये एक ब्रिटिश नागरिक होता है और ए.ओ. ह्यूम का बहुत अच्छा दोस्त होता है, क्लोज फ्रेंड होता है, और इसने कांग्रेस के बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता की जो कि 1989 में होता है। इसका रिमार्केबल फीचर्स क्या है? पहली बार महिलाओं ने भाग लिया, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 24 जल्दी से कर लेते हैं। किसने कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था का बैगिंग इंस्टीट्यूट कहा? कि हु रिमार्क द कांग्रेस एज ए बैगिंग इंस्टीट्यूट? किसने कांग्रेस को रिमार्क किया कि कांग्रेस एज ए इंस्टीट्यूशन, एज ए जो है ऑर्गेनाइजेशन, एक बैगिंग इंस्टीट्यूट है, एक भीख मांगने वाली संस्था है? क्यों? क्योंकि आप समझो कि ये जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन जो सही है वो कौन सा ऑप्शन सही है? वो है विपिन चंद्रपाल। और विपिन चंद्रपाल ने ये कहा कि कांग्रेस एक जो है बेगिंग इंस्टीट्यूट है, और ऐसे ही क्योंकि ये चारों के चारों गरम दल के नेता थे, ये एक्टिव जो है यानी कि हम कहेंगे कि बेसिकली एक्शन में जो है बिलीव करते थे, सक्रिय जो है यानी कि एक्शन में बिलीव करते थे। बहिष्कार करो, सड़कों पर आओ, ठीक है, सड़कों पर आंदोलन करो, ये विनती करना, याचिका देना, ठीक है, ये डेलीगेशन भेजना, ये जो है ये सिर्फ आज़ादी नहीं दिला सकती है, आपको इसके लिए प्रोएक्टिवली जो है उतरना पड़ेगा। प्रोएक्टिवली आपको जो है यानी कि ये आपकी सहभागिता दिखानी पड़ेगी, और जब ही जाकर आप जो है सक्रिय राजनीति के बिना आप जो है इस तरह के बड़े गोल जो है अचीव नहीं कर सकते हो। तो इनका स्वदेशी अपनाना, बहिष्कार करना, सड़कों पर आना,
विदेशी कपड़ों की होली जलाना, बाइकआउट करना, ये सब एजेंडा इनका था। तो विपिन चंद्र पाल ने कहा कि ये तो एक बैगिंग इंस्टीट्यूट है। और ऐसे ही लाला लाजपत राय का भी एक स्टेटमेंट मुझे याद आता कि जो कि हिस्ट्री में बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि कांग्रेस शिक्षित भारतीयों का वार्षिक जो है एक मेला है। तो लाला लाजपत राय ने क्या कहा है, कांग्रेस शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला है। कांग्रेस शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब शुरुआत में आप कांग्रेस की मेंबरशिप देखोगे तो कांग्रेस में जो है वकील हैं, ठीक है, पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, बैरिस्टर हो गए, एडवोकेट हो गए, जो उस समय के एजुकेटेड, जो मॉडर्न एजुकेशन जो सिस्टम, जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम से जो पढ़कर आ रहे थे, वो लोग कांग्रेस का हिस्सा था। हमारे और आप जैसे आम जो लोग थे वो कांग्रेस का हिस्सा नहीं था। तो इसलिए उन्होंने, और साल में एक बार अधिवेशन होता था, हर साल एक अधिवेशन होता था, इसलिए उन्होंने कहा कि कांग्रेस इज अ एनुअल फंक्शन ऑफ दी या एनुअल फेयर ऑफ दी एजुकेटेड इंडियंस। तो ये एक एनुअल फेयर है एजुकेटेड इंडियंस का, और कोई लेना देना नहीं है कांग्रेस में। और ऐसे ही बाल गंगाधर तिलक ने एक स्टेटमेंट, मेरे को इनका भी याद आता है कि हमें भिक्षावर्ती नहीं चाहिए, हमें आत्मनिर्भरता चाहिए, हमें बेगिंग नहीं चाहिए, हमें बेगिंग नहीं करना है, हमें जो है सेल्फ रिलायंस चाहिए, आत्मनिर्भरता चाहिए, ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंसी चाहिए। तो ये बेसिकली बाल गंगाधर तिलक का कहना है। तो इसके लिए बिपिन चंद्र पाल इज द राइट आंसर, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। 1905 के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किसने किया और इसकी अध्यक्षता किसने की? इस अधिवेशन की थोड़ी सी यहाँ मेरे को लगता है इस पीपीटी में ये नहीं लिखा है अध्यक्षता किसने की, ठीक है। तो जो 1905 में बनारस अधिवेशन, देखो इस ये बनारस का जो सेशन है कांग्रेस का, उसका बैकग्राउंड क्या रहा, पृष्ठभूमि क्या रहेगी, उसका हम रियलिटी चेक कर लेते हैं। क्या है बेसिकली उसका, हम जब असेसमेंट करते हैं तो 1905 भारत के इतिहास में बहुत बड़ा साल रहा है बिकॉज ऑफ दी, हम कहेंगे, बंगाल पार्टीशन। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रोक्लेम किया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि बंगाल का विभाजन होगा और 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा हो जाती है। तो ऑब्वियसली भारतीयों के अंदर इस विभाजन को लेकर, इस पार्टीशन को लेकर गुस्सा था और भारतीय लोग यानी कि गुस्से से भरे हुए थे। और इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने 1905 में जब अपना अधिवेशन बनारस में किया तो उन्होंने जो है स्वदेशी बहिष्कार और जो है यानी कि विदेशी कपड़ों की होली जलाना, ये एजेंडा जो है तैयार किया। तो और इस एजेंडे पर प्रस्ताव रखा था कि हम जो है स्वदेशी कपड़ों को अपनाएंगे, स्वदेशी चीज़ों को अपनाएंगे और विदेशी जो है चीज़ों का बाइकआउट करेंगे, कि फॉरेन मेड गुड्स हैं उनका बाइकआउट करेंगे और इंडियन मेड गुड्स को जो है अपने आम जनजीवन में इन्वॉल्व करेंगे। ये प्रस्ताव रखा था। उसकी बैकग्राउंड भूमि मैंने आपको बता दी, ये बंगाल पार्टीशन का समय था और बनारस के जब ये प्रस्ताव पारित किया गया, लोगों का जो है यानी कि मूड को देखते हुए, लोगों की जन भावना को देखते हुए, ठीक है, सेंटिमेंट्स को देखते हुए, तो उस समय जो अध्यक्षता कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे। तो बी इज द राइट आंसर, गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। तो जो एम के गांधी है, मोहनदास करमचंद गांधी जी हैं हमारे, उनके जो पॉलिटिकल गुरु है या राजनीतिक गुरु हैं वो कौन हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। ये एक अच्छा सवाल है, क्वेश्चन है। तो ये कुछ यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं कि इफ योर एग्जामिनर माइट आस्क कि हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ द एम के गांधी, देन योर आंसर मस्ट बी गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा? गोपाल कृष्ण गोखले होगा, ठीक है। आओ चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 26। 1916 के पुनर्मिलन में सबसे महत्वपूर्ण मध्यस्थ कौन था? पुनर्मिलन ऑब्वियसली कि लखनऊ समझौता में कांग्रेस का गरम दल और नरम दल, पुनर्मिलन किसका हो रहा है 1916 में? गरम दल का प्लस नरम दल का, ठीक है। तो ये रीयूनाइट हो रहे हैं, इनका मर्ज हो रहा है गरम दल का नरम दल के अंदर, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसने निभाई? तो आप देखो इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक ने निभाई, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक अभी जो है 6 साल की सज़ा पूरी करके आए थे। 1914 में ये जेल से रिहा होते हैं, 1908 में इनको जेल होती है, 14 में जेल से रिहा होते हैं। ही वॉज रिलीज फ्रॉम दी यानी जेल, और फिर जो है यानी कि इन्होंने जो है एनी बेसेंट के साथ मिलकर प्रयास किया और कांग्रेस के गरम दल को
वापस से कांग्रेस में मिलाया, तो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दी हम कहेंगे एनी बेसेंट और तिलक, तो राइट आंसर इज एनी बेसेंट एंड तिलक। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पहली बार कहां स्वीकार किया गया? तो गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन था उसको पहली बार कहां स्वीकार किया गया? देखो मैं बताता हूं, असहयोग आंदोलन जिसको हम कहते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इस पर जो प्रपोजल था वो कब जो है एक्सेप्ट हुआ था फर्स्ट टाइम, ये सवाल पूछ रहा है। चलो ठीक है, मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताता हूं। 1919 की घटना है, 1919 का असहयोग आंदोलन। उससे पहले 1919 में दो बड़ी घटना होती है, एक जलियांवाला बाग हत्याकांड होना, एक रॉलेट एक्ट का पास होना। ठीक है, इन दोनों से जो है भारतीय जनमानस के अंदर असंतोष की भावना फैली हुई थी, लोग पैनिक सिचुएशन में थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में लोगों को जो है यानी कि तोड़ के रख दिया था। लोगों का जो गुस्सा था वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर था। ठीक है, लोग एक बड़ा आंदोलन चाहते थे, लोग जो है सड़कों पर आकर अपनी असंतोष, अपना जो है गुस्सा वो जो है जाहिर करना चाहते थे। तो इसलिए जो है गांधी जी ने लोगों के सेंटिमेंट्स को देखा और गांधी अब चाहते थे कि एक बड़ा जो है यानी कि आंदोलन भारत में खड़ा किया जाए। इट इज अ राइट टाइम टू क्रिएट ए मास मूवमेंट इन इंडिया। तो ये गांधी जो है इन चीजों को समझ गए। ठीक है, पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड एनफ, पीपल आर एग्जॉस्टेड एनफ, लोग इतने एग्जॉस्टेड हो चुके थे इनकी जो है यानी कि एक्सप्लॉइटिव पॉलिसी से, जलियांवाला बाग मैसेकर से, जलियांवाला बाग हत्याकांड से और जो है रॉलेट एक्ट जैसे एक्ट से। तो इसलिए कांग्रेस का जो है अधिवेशन 1900 जो है यानी कि 20 में 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला था। कहां पर? सॉरी, असहयोग आंदोलन 1920 में होता है ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन, जैसे मैंने आपको बताया, कांग्रेस का अधिवेशन नवंबर और दिसंबर में होता है, पर गांधी ने जो है नवंबर और दिसंबर का जो है टाइम जो है बहुत लंबा हो जाता लोगों की भावनाओं को देखते हुए, तो कांग्रेस का स्पेशल सेशन बुलाया जाता है सितंबर 1920 में, जो कहां होता है यानी कि हम कहेंगे कलकत्ता में होता है। और कलकत्ता के विशेष अधिवेशन विशेष परिस्थितियों को देखते हुए बुलाया जाता है, स्पेशल कंडीशन को देखते हुए। स्पेशल सेशन ऑफ द कांग्रेस वाज हेल्ड एट द कलकत्ता इन सितंबर, विच वाज प्रिसाइडेड बाय लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की और यहां पर पहली बार असहयोग आंदोलन के ऊपर प्रस्ताव स्वीकार किया गया। तो यहां पर पहली बार नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पर प्रपोजल एक्सेप्ट किया गया, लेडीज एंड जेंटलमैन। और आज की अब हम बात करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दे रखा है वो हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। 1931 के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन होते हैं? हु वाज दी यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ दी कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो 1931 में ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। और आप देखो कि इस सेशन के ठीक 6 दिन पहले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। तो पूरे देश का माहौल गमगीन था और इसी गमगीन माहौल में कांग्रेस का कराची का अधिवेशन होता है। और इस कराची अधिवेशन की अध्यक्षता हमारे जो लोहा पुरुष हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस अधिवेशन में दो चीजें रखी कि भारत के नागरिकों के लिए जो है मौलिक अधिकार और जो है आर्थिक योजना का प्रस्ताव पहली बार कांग्रेस ने रखा कि बीइंग यानी कि पीपल ऑफ इंडिया, हमारे पास में कुछ मौलिक अधिकार होने चाहिए, यानी हमारे कुछ मौलिक अधिकार प्लस आर्थिक योजना पर पहली बार कांग्रेस ने इस सेशन में प्रस्ताव रखा। यानी हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स और कुछ इकोनॉमिक जो है पॉलिसी पर जो है पहली बार यानी इस सेशन में प्रस्ताव रखा गया। और इसलिए सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार सवाल ऐसे भी पूछा गया है और मैंने देखा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार फंडामेंटल राइट्स पर प्रपोजल रखा गया या मौलिक अधिकार पर प्रपोजल रखा गया। देन योर आंसर मस्ट बी 1931 एट द कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, वेयर द कांग्रेस फर्स्ट टाइम पुट अ प्रपोजल इन द फेवर ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। दैट्स इट। और ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। और ये क्या कहता है? और क्वेश्चन नंबर 29 कहता है 1939 में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद किसे अध्यक्ष चुना गया? जी हाँ मेरे दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है।
1939 का कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी इन मध्य प्रदेश, एमपी। त्रिपुरा इज ए स्टेट, त्रिपुरी इज अ प्लेस इन एमपी, जो कि एमपी में एक स्थान है त्रिपुरी। यहां पर कांग्रेस का अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन में महात्मा गांधी जिसको अध्यक्ष बनाना चाहते थे वो पट्टाभी सीतारमैया को बनाना चाहते थे। गांधी अध्यक्ष के रूप में सपोर्ट किसको कर रहे थे? पट्टाभी सीतारमैया को। और अध्यक्ष का पद कौन जीत जाते हैं? सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। तो इससे क्या होता है, गांधी का जो है यानी कि मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए और जो है यानी कि कांग्रेस की जो है इच्छा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कांग्रेस उस समय गांधी के पीछे चल रही थी, तो इसलिए जो है यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उनके बीच में मनमुटाव हो जाता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट हो जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस ने इसी के कारण जो है पट्टाभी सीतारामैया हार गया। गांधी ने अपनी निजी हार समझ ली, उस हार को पर्सनल डिफीट समझ ली। तो इनको क्या करना पड़ा? इनको जो है अध्यक्षता के पद से इस्तीफा देना पड़ा। जब ये पद से इस्तीफा देते हैं तो इनकी जगह किसको अध्यक्ष बनाया गया, यही सवाल पूछा गया है। तो दैट इज राइट आंसर इज अ बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है इनकी जगह अध्यक्ष बनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस की जगह, जब ये रिजाइन कर देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। लगातार 6 वर्षों तक यानी 1940 से लेकर 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे हैं? यानी कि लगातार 6 ईयर तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे? फ्रॉम 40 टू 46 तक कौन कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे? तो मैं आपको बता देता हूं, 1939 में 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है तो 1940 में कांग्रेस का रामपुर का अधिवेशन होता है और रामपुर के अधिवेशन में मौलाना अबुल कलाम आजाद को, किसको? मौलाना अबुल कलाम आजाद को, मौलाना अबुल कलाम आजाद, इनको कांग्रेस ने क्या बनाया? अध्यक्ष बनाया। कांग्रेस ने इनको अध्यक्ष बनाया तो इस समय जो है यानी द्वितीय विश्व युद्ध का समय था और इसलिए 40 से लेकर 46 तक कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ और कागजों पर जो है यानी कि किनका नाम चलता रहा? मौलाना अबुल कलाम आजाद का चलता रहा। इसलिए ये सर्वाधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति है। तो ये इनके नाम, आज़ादी से पहले सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष रहने वाले यानी लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, वो कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और आपको मैं बताऊं, इससे पहले 1923 का कांग्रेस का दिल्ली का एक विशेष अधिवेशन होता है ना? कांग्रेस का दिल्ली का एक विशेष अधिवेशन होता है और इस विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की। और इस समय इनकी उम्र होती है 35 वर्ष होती है। तो एक सवाल और बनता है कि आजादी से पहले कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष कौन था? ही वॉज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो भारत की आजादी से पहले हु वॉज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? देन योर आंसर मस्ट बी अगेन मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद को लेकर 2 फैक्ट है कि ही इज द लॉन्गेस्ट यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, लॉन्गेस्ट पीरियड प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी, सबसे लंबी अवधि तक जो है अध्यक्ष बनने का रिकॉर्ड भी इनके पास में, और सबसे छोटी अवस्था में और सबसे कम उम्र की अवस्था में या सबसे कम उम्र में कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का रिकॉर्ड भी किसके पास में है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। क्योंकि दिल्ली का जब विशेष अधिवेशन हुआ 1923 में कांग्रेस का, तो इनको अध्यक्ष चुना गया। उस समय इनकी सिर्फ जो है एज थी वो 35 ईयर्स की थी और ये इनके लिए एक फैक्ट है। अब हम चलते हैं, आज की क्लास को मैं यहीं ओवर करता हूं। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा सेशन। कल से 1 बजे मैं लाइव रहूंगा। आज मैं नोटिफाई कर दूंगा इस क्लास को, आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाना। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। टाटा, बाय बाय एंड सी या।